विल स्टडी अबाउट द एप्ला सिंड्रोम। एप्ला सिंड्रोम क्या होता है? एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम, इसको हम ह्यूग सिंड्रोम भी कहते हैं। ये क्या होता है? एक प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर है जिसमें थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस एनहेंस हो जाता है। वो एनहेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एंटीजन है जिनके अगेंस्ट बॉडी खुद ऑटो एंटीबॉडीज बना लेती है और वो एक कॉम्प्लेक्स बना के हमारे थ्रोम्बोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देते हैं। तो दिस इज ए प्रोथ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर वे देयर आर सम एंटीबॉडीज विच कॉजेज हाइपरकोएगुलेबिलिटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो टर्म एप्ला है ये एक मिसलीडिंग टर्म है क्योंकि इसके नाम में क्या है? एंटी फोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज है वो फोस्फोलिपिड के अगेंस्ट होनी चाहिए, लेकिन एंटीबॉडीज आर नॉट अगेंस्ट फोस्फोलिपिड्स, दे आर फॉर्म्ड अगेंस्ट प्लाज्मा प्रोटीन्स। जो हमारी बॉडी के प्लाज्मा सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं विच देन बाइंड एंड फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद द फोस्फोलिपिड। तो ये एंटीबॉडी अगर बनती है ये मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है। फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ये इस प्लाज्मा फोस्फोलिपिड को बाइंड करता है और ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है इन तीनों का ये क्या करता है? हाइपरकोएगुलेशन करता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करता है। अब ये एंटीबॉडीज कौन कौन सी एंटीबॉडीज बन रही हैं? ये 3 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं: ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। सबसे पहले ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है, ये सारे फॉल्स नेगेटिव जो केसेस हैं उनको रूल आउट कर देगी। लेकिन इसका नाम ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट क्यों रखा? ये एंटीकोएगुलेशन करती है क्या? नहीं, इसका ये एंटीकोएगुलेशन नहीं करती, ये भी हाइपरकोएगुलेशन ही करती है। तो इसका नाम ल्यूपस इसलिए था क्योंकि फर्स्टली ये डिटेक्ट की थी एसएलई के पेशेंट्स के अंदर है और ये एक टर्म मिसनोमर है अभी क्योंकि इसको एक तो एसएलई के पेशेंट्स में ही इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है। फर्स्ट टाइम डिटेक्ट हुई थी एसएलई के पेशेंट्स में, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन एसएलई के पेशेंट्स में ही पॉजिटिव मिलती है। एंड इट इज़ नॉट एन एंटीकोएगुलेंट, रेदर ये हाइपरकोएगुलेशन कोज करती है, प्रोथ्रोम्बोसिस के प्रोसेस को एनहेंस कर रही है। तो ये एंटीकोएगुलेशन नहीं करती, तो इसका नाम एंटीकोएगुलेंट क्यों रखा था उस टाइम पे? क्योंकि जब इसको डिटेक्ट किया था तो इन विट्रो एसेज किए गए थे, उसमें क्या कर रही थी? क्लोटिंग टाइम को प्रोलॉन्ग कर दे रही थी। तो अगर क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर रही है इसका मतलब ये एंटीकोएगुलेशन की तरह काम कर रही है। बट ये बॉडी के अंदर जब प्रेजेंट होती है तो ये एंटीकोएगुलेशन नहीं करती, हाइपरकोएगुलेशन करती है। तो ना ही एसएलई के पेशेंट्स में मोस्टली मिलती है, ना ही एंटीकोएगुलेशन कर रही है। तो ये पूरी टर्म ही मिसनोमर है, लेकिन अभी भी यही टर्म ही यूज की जा रही है। फिर आती है एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी। ये मोर सेंसिटिव होती है, तो हम इनिशियली अगर किसी पेशेंट में एप्ला सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी करानी चाहिए क्योंकि ये मोर सेंसिटिव है। फिर हम ज़्यादा स्पेसिफिक वाली कराएंगे ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट। एक थर्ड एंटीबॉडी और होती है एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। फिर हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स पे। अगर ये पेशेंट्स में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये करेंगी क्या? पेशेंट में थ्रोम्बोसिस के प्रोसेस को इंक्रीज कर देंगी। पेशेंट में फिर सिम्टम्स क्या आएंगे? पेशेंट हमारे पास किस कंप्लेन के साथ आएगा? तो अगर वीनस जो वेन्स है अगर उसमें थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस एनहेंस हो रहा है तो पेशेंट हमारे पास फीचर्स लेके आएगा डीवीटी की, कि बायलेटरल लेग में पेन हो रहा है उसको या फिर स्वेलिंग हो रही है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के भी साथ आ सकता है, इसमें सडन ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी पेशेंट को। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ भी आ सकता है। सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो सकता है, स्किन के ऊपर पेशेंट को पेन हो रहा होगा, वेसल्स दिखेंगी, वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, लिविडो रेटिकुलरिस प्रेजेंट हो सकता है। तो ये सारी वीनस फीचर्स हैं। फिर आती है कुछ आर्टीरियल फीचर्स कि अगर पेशेंट को किसी ब्लड वेसल किसी आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो उसकी क्या फीचर्स आएंगी। अगर पेशेंट के ब्रेन के किसी ब्लड वेसल में होगी तो उसको टीआईए या स्ट्रोक होगा। अगर हार्ट में कहीं पे थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस इंक्रीज होके कोई एम्बोलिज्म बन गया तो एमआई होगा। फिर अगर आई में थ्रोम्बोसिस हो जाती है तो रेटिनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो जाएगा, इसकी वजह से पेशेंट को सडन ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। फिर स्किन में अगर होता है, स्किन की आर्टरी में अगर थ्रोम्बोसिस इंक्रीज हो जाती है तो लेग में अल्सर्स मिल सकते हैं, गैंग्रीन मिल सकता है। अगर किडनी में होता है तो किडनी में रेटिनल आर्टरी या रेटिनल वेन में थ्रोम्बोसिस मिल जाएगी। एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, हिमेचूरिया हो सकता है या फिर एड्रिनल इन्फार्क्ट भी हो सकता है। अगर बोन में थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस इंक्रीज हो गया तो बोन में क्या फीचर्स आएंगी? ऑस्टियोनेक्रोसिस हो सकती है बोन्स की। अगर जॉइंट में चेंजेस आए तो अर्थराइटिस और अर्थरेल्जिया के साथ आ सकता है पेशेंट। फिर अगर हिमेटोलॉजिकल देखेंगे तो या तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मिल सकता है या हिमोलिटिक एनीमिया मिल सकता है। तो पेशेंट हमारे पास इन सिम्टम्स के साथ आएगा। पेशेंट को मल्टीपल टाइम्स डीवीटी हो रहा है या फिर पेशेंट एमआई के साथ आता है या टीआईए या स्ट्रोक के साथ आ रहा है या रेटिनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस पेशेंट को अगर हो रहा है या फिर स्किन के ऊपर लेग अल्सर्स बने हुए हैं जो आर्टीरियल अल्सर्स वीनस अल्सर्स हम देखते हैं। तो इन फीचर्स के साथ पेशेंट आएगा। फिर जब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसका वर्कअप कराएंगे, तब हम एप्ला के डायग्नोसिस तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें फीचर्स पता होने चाहिए कि पेशेंट किस सिम्टम के साथ आएगा। फिर इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक होता है कि कुछ ऑब्स्टेट्रिक फीचर्स आते हैं। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को एप्ला है तो उसमें क्या फीचर्स आएंगी?
एक तो उसमें एक्लेम्पशिया और प्री एक्लेम्पशिया के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अर्ली फीटल लॉसेस मिलेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मल्टीपल लॉस हो गए हैं, एक प्रेगनेंसी भी कंसीव हुआ और आफ्टर 8 to 10 वीक्स उसका फीटल लॉस हो गया। ऐसा मल्टीपल टाइम हो जाता है कई बार एप्ला के पेशेंट्स में। या फिर लेट फीटल लॉसेस भी होते हैं, स्टिल बर्थ भी होता है, प्री मैच्योर बर्थ भी होता है, या फिर बर्थ के बाद भी अर्ली डेथ ऑफ फीटस, अर्ली डेथ ऑफ बेबी भी हो सकता है। फिर हम इसका डायग्नोसिस बनाएंगे कैसे? इसके लिए हमारे पास एक क्लिनिकल फीचर और एक लेबोरेटरी क्राइटेरिया प्रेजेंट होना चाहिए। क्लिनिकल फीचर जिसके साथ पेशेंट आया, मान लो डीवीटी के साथ आया, फिर हमारे वर्कअप में एक एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए, एक क्लिनिकल फीचर और एक एंटीबॉडी। मान लो उसमें ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट प्रेजेंट है और डीवीटी का पेशेंट है, तो हम उसको डायग्नोसिस बनाएंगे कि उसको एप्ला है। या फिर एक प्रेग्नेंट फीमेल है जो मल्टीपल फीटल लॉसेस के साथ आई है, अगर उसके अंदर एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में क्या दे सकते हैं? इसके अंदर हमें जो थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस है उसको स्लो डाउन करना है, तो हम इसमें हिपेरिन दे सकते हैं, अनफ्रैक्शनड हिपेरिन, लो मोलिकुलर हिपेरिन, वॉरफेरिन, तो हम सारे एंटीकोएगुलेंट्स इसमें देंगे। अगर हम लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दे रहे हैं तो हम इनोक्सापेरिन दे सकते हैं, डेल्टीपेरिन दे सकते हैं। इनोक्सापेरिन को 1 mg पर केजी देना होता है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 2 times a डे। डेल्टापेरिन को हम सिंगल टाइम दे सकते हैं, लेकिन इसका भी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ही लगेगा 5000 यूनिट्स का वंस a डे। तो ये डेली इंजेक्शंस लगेंगे पेशेंट को। अगर हम ये नहीं दे रहे हैं, हिपेरिन दे रहे हैं, तो हम उसको 5000 to 10,000 यूनिट्स दे सकते हैं सबक्यूटेनियस 2 times a डे, फॉलोड बाय लॉन्ग टर्म वॉरफेरिन एंड एस्पिरिन। इधर हमारे पास जब एक बार पेशेंट सिम्टम्स के साथ आया तो पहले हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, एक्यूट ट्रीटमेंट, और फिर हम उसका लॉन्ग टर्म, क्योंकि पेशेंट को अगर एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो सेकंड एपिसोड भी हो सकता है। अगर पेशेंट अभी डीवीटी के साथ है तो फर्दर उसको लाइफ में आगे एमआई हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, तो इस चीज़ का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो हम उसको एक लॉन्ग टर्म वारफेरिन या एस्पिरिन हाई डोज में देंगे। अगर एस्पिरिन दे रहे हैं ओरल टैबलेट तो 325 mg, नहीं तो ओरल वारफेरिन देंगे। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें कितना देना है? तो हम इसमें टारगेट आईएनआर लेके चलते हैं कि पीटी आईएनआर जो है पेशेंट का वो कितना होना चाहिए। अगर आईएनआर फर्स्ट थ्रोम्बोटिक एपिसोड है तो हम 2 to 3 तक मेंटेन करके रखते हैं कि पेशेंट को एक एपिसोड आया, स्ट्रोक का एक एपिसोड आया और एप्ला पॉजिटिव है पेशेंट, तो हम उसका आईएनआर मेंटेन करेंगे 2 to 3, उसके अकॉर्डिंग उसके वारफेरिन को डोजेज के सेट करेंगे। अगर पेशेंट को रिकरेंट एपिसोड्स हो चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स स्ट्रोक्स हुआ है, या मल्टीपल टाइम्स डीवीटी हुआ है, या मल्टीपल टाइम्स एमआई हुआ है, तो हम उसमें, या फिर एक एपिसोड किसी और ऑर्गन का हुआ है, दूसरा एपिसोड किसी और ऑर्गन का, मान लो पहले उसको डीवीटी हुआ था फिर स्ट्रोक हो गया, तो अगर ऐसे भी रिकरेंट एपिसोड्स आ रहे हैं अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व करते हुए, तो हम उसका आईएनआर मेंटेन करेंगे 3 to 4। और अगर साथ में हम वॉरफेरिन को और एस्पिरिन को साथ में दे रहे हैं तो हम आईएनआर 2 to 3 भी मेंटेन करके रख सकते हैं। 2 to 3 रखना है अगर लो डोज एस्पिरिन साथ में दे रहे हैं विद वॉरफेरिन। अगर सिर्फ वॉरफेरिन दे रहे हैं तो 3 to 4 मेंटेन करना है। और ये वॉरफेरिन कब तक चलेगा पेशेंट में? लॉन्ग टर्म, पूरा लाइफ लॉन्ग उसको देना है, जब तक वो अपना एक, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट कब तक चलेगा? ये ट्रीटमेंट चलेगा पूरे लाइफ लॉन्ग, पूरा उसको लाइफ वॉरफेरिन लेना पड़ेगा और अपने आईएनआर को मॉनिटर करके रखना पड़ेगा। फिर एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है, ट्रीटमेंट फॉर प्रेग्नेंट फीमेल्स है। ये तो है कि एक नॉर्मल पर्सन में अगर मेल में या नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो है उसमें हम आईएनआर उतना मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल आती है तो उसमें हमें ट्रीटमेंट को कब स्टार्ट करना है, कब स्टॉप करना है और क्या क्या चेंजेस करने हैं ड्रग्स में। तो सबसे पहले तो क्या देखेंगे कि रिकरेंट फीटल लॉस विदाउट एनी प्रीवियस थ्रोम्बोसिस है, कि पेशेंट को सिर्फ ऑब्स्टेट्रिक फाइंडिंग्स आई हैं कि मल्टीपल टाइम फीटल लॉस हुए, हमने उसको एप्ला सस्पेक्ट किया, एप्ला हमारा डायग्नोसिस बन जाता है, कंफर्म हो जाता है, लेकिन उसको थ्रोम्बोटिक एपिसोड कभी भी कोई भी थ्रोम्बोसिस एपिसोड नहीं हुआ, कभी उसको डीवीटी, स्ट्रोक, एमआई कुछ भी नहीं हुआ, तो हम उसको क्या देंगे? एस्पिरिन देंगे 75 to 100 mg पर डे। और प्री कंसेप्शन ही हम उसको स्टार्ट कर देंगे, जब उसने प्रेगनेंसी कंसीव नहीं किया है उससे पहले ही, जब वो प्लान कर रही है प्रेगनेंसी, तब भी हम उसमें एस्पिरिन को स्टार्ट कर देंगे 75 mg डेली। फिर हम उसको इनोक्सापेरिन 1 mg पर केजी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देंगे डेली एज सुन एज द प्रेगनेंसी इज कंफर्म्ड। जब उसका यूपीटी पॉजिटिव आ जाता है, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, तब हम उसको एस्पिरिन से इनोक्सापेरिन पे लेके आएंगे और ये इंजेक्शन लगेगा सबक्यूटेनियस 1 mg पर केजी और डेली इंजेक्शन लगेगा ये टिल दी होल प्रेगनेंसी, होल 9 months इसको लेना है, प्लस पोस्टपार्टम 6 weeks भी लेना होगा, क्योंकि उस टाइम भी पेशेंट मोस्ट ऑफ द टाइम रेस्ट कर रही होती है, तो अगर हम नहीं देंगे तो डीवीटी वगैरह के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। फिर सेकंड सिनेरियो है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल है जिसमें प्रीवियस थ्रोम्बोसिस एपिसोड हो चुके हैं, उसको कैसे ट्रीट करेंगे? तो उसमें हम ड्यूअल ड्रग देते हैं कि एस्पिरिन भी दे रहे हैं 75 to 100 mg पर डे और साथ में इनोक्सापेरिन भी दे रहे हैं 1 mg पर केजी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन पीडी, और ये गिवन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्लस पोस्टपार्टम।
ठीक है। फिर एक आता है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैटास्ट्रोफिक एप्ला सिंड्रोम। अब कैटास्ट्रोफिक एप्ला सिंड्रोम क्या होता है? कैटास्ट्रोफिक एप्ला सिंड्रोम मतलब बहुत सीवियर उसके एप्ला की फीचर्स आ रही हैं। कितनी सीवियर आ रही हैं कि जो उसका थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स आ रहे हैं वो एवरी टाइम एक न्यू ऑर्गन में हो रहे हैं, या 3 और मोर एपिसोड हो चुके हैं विद इन ए सिंगल वीक। तो 3 एपिसोड हो चुके हैं एक हफ्ते के अंदर, विद इन 7 डेज उसको अगर 3 एपिसोड्स हो चुके हैं कि एक दिन उसका एमआई आया था, या फिर उसको लिविडो रेटिकुलरिस हो गया, या उसको रेटिनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस हो गया, ऐसे अलग अलग एपिसोड्स आ रहे हैं एक ऑर्गन को या अलग अलग ऑर्गन को इन्वॉल्व करते हुए, और विद इन सिंगल वीक ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम इसमें ट्रिपल थेरेपी से स्टार्ट करेंगे। जो नॉर्मल मेल या अनप्रेग्नेंट फीमेल थी उसमें हम सिंगल ड्रग दे रहे थे, और जो प्रेग्नेंट फीमेल थी विद रिकरेंट थ्रोम्बोटिक एपिसोड्स, प्रीवियस थ्रोम्बोटिक एपिसोड, उसमें हम ड्यूअल थेरेपी दे रहे हैं, और जो कैटास्ट्रोफिक है उसमें हम ट्रिपल थेरेपी देंगे। इसमें हम क्या देंगे? एक तो हिपेरिन दे रहे हैं, हम इनोक्सापेरिन, डेल्टापेरिन, कोई भी लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन दे सकते हैं। साथ में हम इसमें स्टीरॉयड देंगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, वो भी पल्स थेरेपी, वेरी हाई डोज है, 500 to 1000 mg देंगे डेली फॉर 3 to 5 डेज है। साथ में हम इसमें या तो प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं या आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे सकते हैं। इन दोनों में से हमें कोई एक चीज़ करनी है, तो ये होगी इसकी ट्रिपल थेरेपी। अगर इसके बाद भी पेशेंट में कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर रिफ्रैक्टरी केस है कोई, तो हम उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, साइक्लोफॉस्फेमाइड ये भी दे सकते हैं। जैसे हम इसमें रिटुक्सीमैब दे सकते हैं, इक्विलिजुमैब, ओमेलिजुमैब, ओक्रेलिजुमैब, या फिर साइक्लोफॉस्फेमाइड ये भी दे सकते हैं। तो ये होगा हमारा एप्ला सिंड्रोम। एप्ला का पहले तो कि एक प्रोथ्रोम्बोटिक डिजीज है जिसमें एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो हाइपरकोएगुलेशन कर रही हैं। 3 टाइप की हमने एंटीबॉडीज देखी, ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट, एंटीकार्डियोलिपिन एंटीबॉडी, एंटी बीटा 2 ग्लाइकोप्रोटीन एंटीबॉडी। फिर किन फीचर्स के साथ पेशेंट अगर आता है तो हमें सस्पेक्ट करना है, या तो वीनस फीचर्स के साथ या आर्टीरियल फीचर्स के साथ। आर्टीरियल में भी अलग अलग ऑर्गन की फीचर्स आ सकती हैं, ब्रेन की, हार्ट की, किडनी की, या फिर आई की, स्किन की। इन फीचर्स के साथ अगर पेशेंट आता है तो हमें सस्पेक्ट करना है, हमें उसका डायग्नोसिस बनाना है। एक क्लिनिकल और एक लेबोरेटरी क्राइटेरिया दोनों प्रेजेंट होने चाहिए। फिर हमने ट्रीटमेंट में देखा कि हम विपेरिन दे सकते हैं, और एक एमरजेंसी जो ट्रीटमेंट है उस टाइम पे पेशेंट जब डिजीज के साथ आए तब विपेरिन देंगे, और लॉन्ग टर्म उसको वॉरफेरिन देंगे। वॉरफेरिन में INR 2 to 3 मेंटेन करके रखना होता है। अगर वो विदाउट फर्स्ट एपिसोड आया और अगर वो रिकरेंट एपिसोड के साथ आ रहा है तो हम 3 to 4 मेंटेन करके रखते हैं। फिर हमने प्रेग्नेंट फीमेल की ट्रीटमेंट देखी कि प्री कंसेप्शन एस्पिरिन से स्टार्ट कर दो, जब कंसीव हो जाए तो इनोक्सापेरिन ऐड कर दो, और फिर जब तक वो पोस्टमार्टम 6 वीक्स ना हो जाए तब तक वो इंजेक्शन इनोक्सापेरिन उसका कंटिन्यू रखना है। और फिर हमने देखा कि कैटास्ट्रोफिक एप्ला सिंड्रोम को कैसे ट्रीट करना है। उसमें हमने ट्रिपल ड्रग थेरेपी देखी कि हम हिपेरिन के साथ साथ वॉरफेरिन, साथ में आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स या प्लाज्मा फेरेसिस में कोई एक चीज़ करते हैं। तो ये हमारा पूरा एप्ला सिंड्रोम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सस्पेक्ट करना। पेशेंट हमारे पास सिम्टम लेके आ जाएगा, एमआई का पेशेंट कितना कॉमनली आ जाता है, स्ट्रोक का पेशेंट कितना कॉमनली आ जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम कब उसको सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हमने पेशेंट को सस्पेक्ट ही नहीं किया तो पेशेंट को तो नहीं पता चलेगा उसको एप्ला सिंड्रोम है। पेशेंट तो सेकंड टाइम एमआई एपिसोड आ जाएगा, पेशेंट को सेकंड टाइम स्ट्रोक एपिसोड आ जाएगा, पेशेंट एक्सपायर भी हो सकता है उस टाइम पे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें उसको सस्पेक्ट करना है। अगर हमारे दिमाग में होगा कि हाँ ये चीज़ भी हो सकती है, अगर पेशेंट को इस तरीके के रिकरेंट सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है कोई, और अगर कोई ऑब्स्टेट्रिशियन उसको सस्पेक्ट ही नहीं करेगा तो फिर उसका कभी डायग्नोसिस बन ही नहीं पाएगा, उसके मल्टीपल टाइम फीटल लॉसेस होते रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें दिमाग में रखना है और उसको सस्पेक्ट करना है और उसको कंफर्म करना है बाई इन्वेस्टिगेशन से। तो ये था हमारा एप्ला सिंड्रोम।